नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले ही वादा किया था कि ऐसे लोगों के साथ आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत इतने वर्षों तक अनवरत कार्य करते हुए कई कीर्तिमान और कई ऐसे कार्य किए जो हम सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अपने जीवन काल में प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचियों को भी पूरा करने वाले हमारे सामने आपके डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी जी, जो साहित्यिक रूप से जिन्होंने न जाने कितने रचनाओं को लिखा है, जिसमें जब अभिनंदन ग्रंथ उनका प्रकाशित हुआ था कि मैं चलता चला आया, उसके साथ ही साथ उसमें उनके अनगिनत रचनाओं के साथ साथ उनके प्रशासनिक कार्यों और उनके किए गए ऐसे स्थापित साहित्य संस्थान हैं जो इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए और इस समाज के लिए जीवन पर्यंत कहें या कहें कि हमेशा के लिए एक लकीर बनेंगे, एक मिसाल पेश करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय दिनेश चंद अवस्थी जी का, जो सेवानिवृत्त हुए हैं विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक के रूप में। तो मैं स्वागत करती हूँ सर आपका बहुत बहुत, और मैं चाहूँगी कि इस चैनल पे जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जब आपसे मिलेंगे, आपकी बातचीत को सुनेंगे, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हम अपने समय के साथ, समय में रहते हुए समय के साथ कैसे अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप अपने कार्यों के साथ बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, अपने परिचय के साथ शुरुआत करें सर। मैं डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी, विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश से मैं विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक के पद से 2011 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अब भी उतना ही सक्रिय हूँ जितना 20 साल पहले था। जी सर। तो आपने सुना कि 2011 और समय इस समय है 2024, लेकिन सर के चेहरे के तेज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम कर्म को अपना पूजा मान लेते हैं और कर्म के द्वारा ही इस संसार में अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही मनीषी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और हम सब में अगर कर्म को लेके, अपने उद्देश्य को लेके इतनी शक्ति हो कि जो हम चाहते हैं कर सकें, तो आपके लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सकें। तो मैं सर से सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि जो आज के युवा हैं, जो ये सोचते हैं कि शायद कोई कार्य हमसे हो पाएगा या नहीं, जो वो इफ एंड बट की स्थिति होते हैं, उनके लिए पहली वो बात कौन सी खास है जिससे वो आगे बढ़ें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जीवन जीने का सूत्र अभी तक कोई बना नहीं है जी। लेकिन हमें अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक सूत्र हमें समझ में आता है वो ये है, आप अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लें और उनको पूरा करने के लिए कर्म करते रहें, कर्म करते रहें, कर्म करते रहें, फल अपने आप आपको मिलेगा। बिल्कुल। कर्म कहते हैं ना सर कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस पूरे संसार को प्रभु ने बनाया इसीलिए कि लोग अपने कर्म के द्वारा अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पा सकें। क्योंकि जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो सब के सब किसी न किसी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीवित हैं, आप में जीवन है, तो कर्म प्रधान आपका होना पड़ेगा। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप अपने सर्विस में थे, जब आप कार्य कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आज अगर इन बच्चों को मालूम चले तो उनके लिए सहायक हो सकती हैं उनके आगे कार्य करने की स्थिति में? जब आप विधानसभा में थे, उसके पहले भी आपने कई जगहों पे सर काम किया हुआ है, तो उसका क्या एक जो निचोड़ है जो देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि वो किस तरह से अपने कार्यस्थल पे कार्य करें? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। जब सतयुग में थे तब हमारे जीवन का उद्देश्य था कि हम अपने धर्म का पालन करें, और जो धर्म को बताते थे उनका बहुत महत्व था। लेकिन अब तो कलयुग हो गया है, इसमें ज़्यादातर लोग केवल पद और पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। तो अब जब उद्देश्य, जब हम बचपन में थे तो हमारे माता पिता ने कुछ और सिखाया था, लेकिन अब समय बदला हुआ है। हमें तो यही सिखाया गया
कि माँ ने हमें सिखाया कि ईमानदारी से रहिए, अपने नौकरी में कोई गलत काम मत कीजिए। जी। तो ना तो हम कोई गलत काम अपनी नौकरी में किए और ना हम पैसे के पीछे भागे। जो वेतन मिलता रहा उसी में हमने काम चलाया और अपने कार्य में बताया नहीं कि हम अपने कार्य में जो हमें कार्य जितना सौंपा गया उसको हमने हमेशा पूरा किया और समय से पूरा किया और अतिरिक्त कोई लालच हमको रहा नहीं। अपने कार्य में लगे रहे, आराम से घर आए और ऑफिस भूल गए, घर आए तो ऑफिस भूल गए और घर से गए तो ऑफिस भूल गए। हमारा तो इसी प्रकार का रहा। लेकिन अब जो आज की पीढ़ी है उसने अपने लक्ष्य क्या बनाए हैं, व्यक्तिगत ये लक्ष्य तो व्यक्तिगत भी आदमी बनाता है और अपने समाज को देख कर भी बनाता है। जिसका जो लक्ष्य हो वही पूरा करने के उसके साधन अलग अलग होते हैं। तो सर जो हमारा बात तो अलग रहा। जो आपने मुख्य बात कही कि अगर आपने लक्ष्य बना रखा है, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे सामाजिक जीवन से हो, चाहे जब आपकी कर्मस्थली उससे संबंधित हो, जी हाँ। उसमें ईमानदार होना सबसे जरूरी है। और दूसरी चीज जो आपने सर महत्वपूर्ण बताई कि आप ईमानदार हैं तो सबसे जरूरी है कि स्वार्थ लिप्सा जो मन में आती है हाँ। उससे आपको दूर रहना है। जी। सर आपकी एक किताब है जो कवि प्रदीप का हिंदी साहित्य में अवदान, जी। उस किताब के पुस्तक के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मन में ये विचार कब आया कि उनके ऊपर लिखा जाए और उनके अवदान के बारे में, उनके योगदान के बारे में बात किया जाए। ये मेरा सौभाग्य था कि डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से हमारा संपर्क हो पाया। उनके बड़े भाई उत्तर प्रदेश सचिवालय में नौकरी करते थे, उनसे